Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. Myself Sonia Verma and this is your favorite YouTube channel that is Sonia Ma'am Chemistry. So बच्चों अभी हम हाल ही में अपना केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, तो अभी हमने हाफ चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है जहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन और हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुरू किया था जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम कंप्लीटली पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ और अब हम कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है हमारे चैप्टर को। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग मतलब टाइम लग गया यहाँ पर, बट अब वी विल ट्राई कि अब इसको हम जल्दी ही से अपना केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को वाइंड अप कर सकें। ठीक है, तो डेली की मैं कोशिश करूंगी कि डेली आपके लेक्चर्स आ पाए और तुरंत आपका विद इन फ्यू डेज आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो पाए। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ। ठीक है बच्चों, तो केमिकल काइनेटिक्स में हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक, मतलब हम यहाँ पर जो भी चर्चा करेंगे, जो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, वो कम्प्लीटली बेस्ड होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या चीज़ है ना? तो जैसे कि मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाया था, ठीक है, हमने देखा था कि हम कोई भी एक रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पर भी वही सेम काम किया। देखो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कोई भी एक रिएक्शन लिख ली। एक रिएक्शन लिख लिया, मान लीजिए मैंने ए से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है पी। ठीक है, अब अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखते हो? ये देखो बेसिक बातें मैं आपको पिछली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है प्लीज़ प्लेलिस्ट है आपके इस चैनल पर केमिकल काइनेटिक्स की। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और सीक्वेंस वाइज हर एक लेक्शन को आप पढ़िए। ठीक, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ऊपर से जाएंगी। तो बेटर है कि आप इसको सीक्वेंस में पढ़ें। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपकी अवेलेबल है। चलिए बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे यहाँ पर लिखना है जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू के, जो कि आपका रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये जो हमारा रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट की जो हमारी कंसंट्रेशन है इसके पावर में हम लिखते हैं 1। याद करो जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था तो हम यहाँ पर ए की पावर 0 लिखते थे, मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वो आपका वहाँ पर 0 था, बट इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 1 होगा, इसलिए हम कह रहे हैं इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो आपका रिएक्टेंट की पावर आपको 1 मिलने वाला है। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन लिख ली, राइट। अब क्या हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं? हम याद करिए हमारी पहली क्लास जिसमें हमने पढ़ा था हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। ठीक, क्या उसी तरीके से हम यहाँ पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं क्या? देखो अब अगर यहाँ पर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखें तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपके पास रिएक्टेंट है A। ठीक है, इसके बाद अगर मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखूं तो ये 1 ही है। ठीक है, तो हम सिंपली लिखेंगे क्या कि भाई 1/1, या 1 मत लिखो। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट है तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dA/dt। ठीक, मतलब हमें एक सेकेंड इक्वेशन मिल चुकी है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की। 2 इक्वेशन आपने लिख दी, एक हमने सिंपल लिखा है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ठीक, जहाँ पर हमने ए की पावर 1 लिखा है, और एक आपने लिखा है अपना एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस मिल चुकी हैं, दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन है। तो क्या आप इसको इक्वेट कर सकते हो? इक्वेट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ही रिएक्शंस को हम यहाँ पर इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेटिंग 1 and 2 रिएक्शंस। करो इक्वेट। रेट मेरा क्या है? रेट है मेरा k a की पावर 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर रेट क्या है? -dA/dt के बराबर। यही कहानी है। ठीक है, अब ये a की पावर 1 है, या 1 ना भी लिखोगे तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो 1 ही होगा, है ना? तो चलो अब एक काम करते हैं कि जो आपके सिमिलर टर्म्स हैं उनको हम एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये a है इनको हम एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब सेम वेरिएबल को आप एक साइड इक्वेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये a को मैंने यहीं पे रहने दिया। ठीक है, dA को हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं, या फिर अपोजिट करो। ठीक है, a को इधर ले जाते हैं हम, तो ये हमारा k रहेगा। ठीक है, dt इधर चलाया जाएगा तो ये जाएगा k dt, माइनस को आप इधर लिख दो। यहाँ पर है आपका dA और ये a आपका चला जा चुका है यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो हमें ये अपनी एक नई इक्वेशन मिल चुकी है। ठीक है, हमने जो सेम वेरिएबल आपके थे, जो A था आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, उसको मैंने एक साइड लिख लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या चाहिए? याद करिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी हम एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालते थे, तो सेम यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना एक क्या चाहिए, एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए आपको? इंटीग्रेटेड रेट लॉ
एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए है? ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो जब इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अब, ठीक है। तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। आपको पता है कि भाई के क्या होता है? कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट। तो हमने ये इंटीग्रेट कर दिया ऐसे। अब इंटीग्रेट किया है तो आपको एक आपका लोअर टर्म और आपका मैक्सिमम टर्म भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है टाइम। जब टाइम 0 है हमारा, तो जो हमारा ए की कंसंट्रेशन है वो ए नॉट होता है। ये बहुत बेसिक से बातें हैं जो मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। जब टाइम 0 है, मतलब जब इनिशियल, जब हम अपना रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, जब टाइम 0 है तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? ए नॉट है, ठीक है। ए नॉट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है और हमारे जो एक टाइम आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि एक फाइनल टाइम है जिसको हम डिनोट करते हैं टी से, कि भाई हमारा जो टाइम है वो 0 से लेकर टी तक जा रहा है। तो हमारा जो ए नॉट मतलब हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो ए नॉट मतलब इनिशियल से फाइनली कितना बचेगा। देखो ध्यान दो, हम यहाँ पर जो फाइनल टर्म लिखते हैं ना, वो हमेशा आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है। मैंने क्या कहा कि भाई ए हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है पी, ठीक है। जब टाइम हमारा 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन हमारी कम होती जाएगी रिएक्टेंट की। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है तो फाइनली हमें देखना है कि जब टाइम टी पे पहुंच गया तो कम होते होते एट लास्ट में आपका कंसंट्रेशन कितना बचा, ठीक है। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन हम डिनोट करते हैं ये, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो ए नॉट आपका क्या है? ए नॉट है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। कब? व्हेन टाइम आपका t इक्वल टू 0, ठीक है। और a क्या है? मेरा रिमेनिंग कंसंट्रेशन। फाइनल मत लिख देना इसको, दिस इज रिमेनिंग, जो बचा हुआ आपका कंसंट्रेशन है व्हेन टाइम हमारा जब t है, ठीक है। t पर आपका जो बचा हुआ रिमेनिंग कंसंट्रेशन है दैट इज a। चलिए बच्चों अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करके फटाफट लिखो क्या बनेगा। ये माइनस के मेरा एज इट इज रहा, ठीक है। ये मेरा 0 से t है तो ये हो जाएगा t, और यहाँ हमारी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट हमारी t है। देखो अब जब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको बेसिक आई थिंक ये पता होगा कि इसको इंटीग्रेशन से हमें मिलता है log बेस e, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? log, और इसके बेस क्या है? यहाँ पर हमने e लिखा है, ठीक है, a, और इसका हमारा जो लोअर लिमिट है वो a नॉट है और जो अपर लिमिट है मेरा वो a है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए फटाफट, क्या बनेगा? ये बन जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा मेरा t माइनस 0, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा? log बेस e, ठीक, अपर लिमिट मेरा a है, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? log बेस e a की पावर मतलब a नॉट, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। इसको फर्दर सॉल्व करके आगे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। आगे हमारा देखो क्या बन रहा है, ये बन गया माइनस के टी, 0 हट चुका है तो यहाँ पर आया है माइनस के टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए नॉट। अब आपको ये भी पता होगा कि जब भी हम log a माइनस लॉग ए नॉट ऐसे करते हैं तो अगर जब भी ये माइनस वाला टर्म आता है तो हम इनको डिवाइड करके लिख सकते हैं कि log बेस ई a बाय ए नॉट, ठीक। लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर में करने वाले हैं, ठीक। यहाँ से जो हमें एक फाइनल इक्वेशन मिलती है वो हमें इसके टर्म में लिखना है, log a की टर्म में लिखना है, ठीक। तो इसके टर्म में हम इसको कैसे लिख देंगे कि भाई log बेस ई a इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, जब ये वाला टर्म इस साइड गया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। ये वाला मेरा माइनस के टी एज इट इज रहा। तो यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन मिल गई है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या मिला है कि log बेस e, ठीक है, a इज इक्वल टू log बेस e a नॉट माइनस के टी। याद करिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या थी आपकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत सिंपल सी थी, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस के टी। लेकिन जब यहाँ पर आपने log लगा दिया है तो ये आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट लॉ बन चुका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आपका लॉग टर्म आ जाएगा ना तो वो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसको हम फर्दर ना कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर log बेस e है तो नॉर्मली आप जब भी अपने मतलब एग्जाम में लिखोगे तो हमेशा ना e के log मतलब log बेस e में आपको नहीं मिलता है, log बेस 10 में आपको दिया जाता है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज़ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। जैसे आपने याद किया होगा कि भाई log 2 की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है कितनी? 0.3, ठीक है। तो log बेस e को कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए log बेस 10 में, ठीक। कैसे कन्वर्ट करते हैं?
देखो कोई भी अगर आपका लॉग एक्स मान लेती हूँ, ठीक है, कि लॉग बेस ई अगर कुछ भी हमारा एक्स है और अगर मुझे इसको क्या करना है, इसको मुझे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। सिंपल सी कहानी ये, ठीक है। तो कन्वर्ट करिए इसको, मुझे लॉग बेस 10 में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम, ये लॉग बेस ई था तो ये हो जाएगा मेरा 2.303, ठीक है, लॉग बेस 10 और ये है मेरा ए, ठीक है। इसको भी मुझे कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे हम, 2.303, ठीक है, लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा मेरा ए नॉट, ठीक, माइनस के टी, ठीक है। अब फर्दर क्या करोगे आप, अगर देखो इस टर्म में मेरे पास 2.303 है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, ठीक, तो हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 2.303 से। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो यहाँ से मेरा 2.303 से कट जाएगा, तो डायरेक्टली लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय 2.303, हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मेरा आ गया log बेस 10 a इक्वल टू log बेस 10 a नॉट माइनस के टी अपॉन में 2.303। क्या ये इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलो इसको फर्दर और लिख देते हैं हम, तो इसको फर्दर लिखा तो देखो log ये a है, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा log a माइनस log a नॉट, ठीक है, लिख देती हूँ मैं log बेस 10 a, इस टर्म को इधर ले आए तो माइनस में चला गया, ठीक, ये मेरा यहाँ पर एज इट इज रहा माइनस के टी अपॉन में 2.303, ठीक है, ये मेरा एज इट इज रहा है, ओके। जब ये माइनस में आ गया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log बेस 10 a अपॉन में a नॉट, ऐसे आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा माइनस के टी अपॉन में 2.303, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मली या तो आप रेट कांस्टेंट के टर्म में लिखोगे या तो आप टाइम के टर्म्स में लिखोगे, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा, देखो ध्यान से, अगर मुझे t चाहिए तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 मेरा इधर चला गया, ठीक है, 2.303 इधर चला गया, फिर क्या है मेरा log a बाय a नॉट है, तो log a बाय a नॉट और ये log बेस 10 है, ठीक है। और ये क्या है मेरा माइनस के, अगर t इज इक्वल टू दिस है इसका मतलब t इज इक्वल टू माइनस 2.303 बाय k। ये इक्वेशन बन रही है कि आपकी, जल्दी से देखो और समझ में आया यहाँ तक आपको, फटाफट देखिए, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पर आपका माइनस लिखा है तो इस माइनस को हम कैसे हटा सकते हैं, जो आपके लॉग टर्म्स में लिखा है a बाय a नॉट, अगर मैं इसको रिवर्ट कर दूं a नॉट बाय a तो आपका माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, कि t इज इक्वल टू, माइनस मैंने हटा दिया, 2.303 बाय k, ठीक है, और ये हो जाएगा log बेस 10। अब a बाय a नॉट ना लिखकर हम लिखेंगे a नॉट बाय a, ठीक है, तो मैंने माइनस टर्म जो है वो हटा दिया है, ठीक है। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो हमें याद जो रखनी है वो है ये वाली, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलो अब देखो, बहुत सिंपल सी कहानी मैंने बताई है अभी तक, क्या बताया कि भाई सिंपली हमने किया क्या, अभी तक हमने सिंपल काम किया है कि हमारा एक हमने रिएक्शन लिखी कि ए से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन आप दो तरीके से लिख सकते हो, दोनों को मैंने इक्वेट किया, देन मैंने इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करके हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व कर करके हम नए नए इक्वेशन यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब ये आप कर तो ईजिली लोगे, लेकिन एग्जाम में आप ये डिराइव करने बैठोगे तो भाई आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आपको कुछ इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ताकि आप डायरेक्टली अप्लाई करो एग्जामिनेशन में और अपना आंसर जो है वो निकालो, ठीक है। तो आपको यहाँ से कुछ कुछ इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ, वो आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। डेरिवेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे डिराइव किया जाता है, ठीक है, इतनी बात। देखो फर्स्ट इक्वेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना वो तो ये रही आपकी, ठीक, एक ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि रेट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है k a की पावर 1, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक, ये इक्वेशन याद रख लेना। इसके बाद ये तो आप सिंपली लिख ही सकते हो, दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करके मैंने इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो आपकी ये है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ये हमने इक्वेशन कब लिखी है, जब आपका log बेस e है, ठीक। अब जब हमें इसे log बेस 10 में लिखना है तो मैंने सिंपली इसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक। और नेक्स्ट इक्वेशन जो आप याद रखोगे वो ये वाली इक्वेशन है आपकी, दिस इक्वेशन, कि log ऑफ a इज इक्वल टू log 10 a नॉट माइनस के टी अपॉन में 2.303। तो इसी इक्वेशन को जब हम log e से log बेस 10 में लिखते हैं तो डिफरेंस क्या आया, log बेस e था, यहाँ पे log बेस 10 हो गया, ये a नॉट था, ये a नॉट ही है आपका,
ठीक, यहाँ पर माइनस के टी अपॉन में 2.303 आ जाएगा। ठीक है, अगर अपॉन में 2.303 है, यह आपका लॉग बेस 10 है। अगर यहाँ पर 2.303 नहीं लिखा, वो आपका लॉग बेस ई है। ठीक है, बिकॉज लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक, तो ये दोनों इक्वेशंस और याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया है और यहाँ से मैंने इक्वेशन निकाली है आपकी टी की। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद कर लो। अच्छा, एक और इक्वेशन हम बना सकते हैं। ठीक, कैसे बना सकते हैं? अगर मैं यहाँ से बनाऊँ, ठीक, इस वाली इक्वेशन से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम एक और नई इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, कैसे क्रिएट करोगे आप? यहाँ पे कर दूँ क्या मैं? ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक, सेपरेटली लिख रही हूँ। क्या इक्वेशन हमने लिखी थी कि लॉग बेस ई ए इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए नॉट माइनस के टी है। ठीक है, लॉग बेस ई को हम इधर रखते हैं, इसको इधर ले आए तो ये माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, अब ये माइनस में है तो हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं कि ए अपॉन में ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक, अब जब हमें लॉग बेस ई हटाना होता है तो क्या करते हो, ये पूरा टर्म आपका एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम कि ए अपॉन में ए नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। अब ए यहीं पे रहने दिया, ए नॉट को इधर लेके चले जाओ। ठीक, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस की टी। ठीक, तो एक ये वाली इक्वेशन भी आपकी बन सकती है। तो मेनली जो भी आपके इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है ना, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ये सारे इक्वेशंस आप प्लीज़ एक बार साथ में नोट डाउन कर लेना कि भाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ से डायरेक्टली आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपसे ग्राफ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के लिए मैंने कहा था ना पिछली बार भी कि प्लीज़ ग्राफ को रट के मत जाओ कि ये ऐसे करोगे तो ये ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर आपको इक्वेशंस याद है, ग्राफ आपका चुटकियों का खेल है। ठीक, तो प्लीज़ कुछ इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको सेपरेटली याद करनी पड़ेंगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको अलग से याद करनी पड़ेंगी। तो इतनी थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशंस लिख लो। एक ये रही, सेकेंड ये रही, थर्ड, फोर्थ और 5, 5 इक्वेशंस आपको याद रखनी है। अब इन पाँचों में से ना नॉर्मली जो आपके क्वेश्चंस आएंगे और जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। और वो कौन सा फॉर्मूला है? न्यूमेरिकल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सो दिस इज फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर न्यूमेरिकल्स। जब भी न्यूमेरिकल आएगा, ठीक, ये ही फॉर्मूला आपको यूज करना है, बाकी के ये इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले के लिए मतलब न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने आपको इक्वेशंस बताई हैं वो ग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, बिकॉज डायरेक्टली आपसे ग्राफ पूछा जा सकता है। ठीक, एक बार फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके जो भी इंपॉर्टेंट, देखो हमने इक्वेशंस अभी जस्ट पढ़ी है ना, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, टोटल 5 इक्वेशंस मैंने आपसे कही जो अभी तक हमें याद करनी थी। ठीक है, 5 इक्वेशंस मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमें काम पड़ेगी तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बार नोट डाउन कर दिया। ठीक है, चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए, तो एक बार उनको स्टडी करते हैं। देन फाइनल जितनी भी इक्वेशंस हमें याद करनी होंगी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के, वो एक बार में लिख लेंगे। ठीक, और फिर हम ग्राफ्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ग्राफ के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर अपना जो है हेडिंग डाल सकते हो, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो ये हाफ लाइफ हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी पढ़ा था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी पढ़ेंगे। ठीक, हाफ लाइफ होता क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं टी हाफ से, या फिर हम टी 50% भी लिखते हैं, एक ही बात। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन, या फिर हम लिख सकते हैं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन, 50%। ठीक है, तो जितना भी टाइम लग रहा है आपके रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में, ठीक है, आधा कंप्लीट होने में, उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं, या फिर हम इसको डिनोट करते हैं टी हाफ या टी 50% से। ठीक है, तो चलिए हाफ लाइफ ऑफ इक्वेशन हमें निकालनी है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हमें जो बार बार हमें अपना इक्वेशन याद मतलब लिखेंगे, मैंने कहा था एक ही इक्वेशन आप याद रखिए, और वो इक्वेशन हमारी ये है फॉर न्यूमेरिकल्स, है ना। न्यूमेरिकल्स के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार इस्तेमाल होता है, वो यही हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो उसी इक्वेशन से हमें सारा काम करना है। तो चलो पहले इस इक्वेशन को लिख दूँ मैं। टी इज इक्वल टू क्या है मेरा 2.303/k। ठीक है,
फिर क्या है, log बेस 10 है और लिखा है A नॉट बाय ए। ठीक है, A नॉट आपको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन होता है और A मेरा रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो अगर मुझे हाफ लाइफ लिखना है, मतलब कि 50% कंप्लीशन की बात कर रहे हो आप, ठीक है, 50% कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, तो T मेरा क्या है, T मेरा है 1/2। ठीक है, और मेरा जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो कितना होगा, बताओ। हमने जब शुरू किया रिएक्शन तो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट था। ठीक है, अब वो A नॉट से धीरे 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 आपका कन्वर्ट हो रहा है A में, जो कि आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, बचा हुआ कंसंट्रेशन। और हम कह रहे हैं कि हमें वो टाइम चाहिए जब रिएक्शन आपकी आधी कंप्लीट हो रही है, 50% कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब जो मेरा रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन बचा है ना, जो हमारा A है, वो किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 2, आधा है ना। इसका मतलब हमारा जो A है, ठीक है, जो हमारा A है वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरा A नॉट बाई 2 के बराबर। इतनी बात क्लियर। ठीक है, हाफ हो जाएगा। चलो इन्हीं दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पर पुट करना है और देखते हैं क्या आएगा। तो T मेरा क्या है, T हाफ है। ठीक है, ये है मेरा 2.303 बाई के। ठीक है, लॉग बेस 10 है मेरा। A नॉट क्या है, A नॉट है मेरा A नॉट तो एज इट इज रहा, सॉरी। ठीक है, और A क्या है, A है मेरा A नॉट बाई 2। A क्या है, A नॉट बाई 2। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ से A नॉट कट जाएगा और यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, T हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के। ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 और ये आ जाएगा 2। ठीक, अब लॉग 2 ये सब कुछ बेसिक वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ कि यहाँ पे याद रखना इतनी चीज़ों को। ठीक है, कि लॉग बेस 10 2 जो है हमारा 0.3 के बराबर होता है। ठीक है, जो हमारा लॉग 3 है वो 0.48 के बराबर होता है। ठीक है, जो हमारा लॉग बेस 5 जो है वो 0.7 के बराबर होता है और लॉग बेस 7 जो है वो हमारा 0.85 के बराबर होता है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक वैल्यूज हैं जो आप याद रख लीजिएगा, बिकॉज नॉर्मली जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं ताकि आप डायरेक्टली अपना आंसर लिखकर सॉल्व कर सको। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करने बैठोगे, कैलकुलेटर लोगे तो वो फायदा नहीं है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक वैल्यूज है, प्लीज याद कर लो। अच्छा, याद करने का शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ, मतलब जिससे आपको ध्यान रहेगा। देखो लॉग 2 है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज लिखेंगे हम 0 पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, जब 2 है तो मैंने 1 बढ़ा दिया, 0.3 हो गया। ठीक है, 2 से 1 बढ़ा दिया 3 हुआ, तो मैंने 2 के लिए लिख दिया है 0.3। ठीक है, जब 3 के लिए लिखना था तो 1 बढ़ा के लिखेंगे तो आ जाएगा 0.4, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये 4 नहीं 4.8 होता है, मतलब अप्रोक्सीमेट 0.5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 के लिए है 0.3, 3 के लिए हो जाएगा 0.48। ठीक है, 5 के लिए 2 बढ़ाना है आपको, 5 के लिए 0.7 है। ठीक है, और 7 के लिए 0.85 है। ठीक है, 0.85, मतलब सिंपल ऐसे कर सकते हो कि भाई 2 है तो 1 बढ़ा के मैंने 0.3 लिख दिया, ये 3 था तो 1 बढ़ा के मैंने यहाँ पर 0.48 लिख दिया। ठीक, 5 के लिए बस हम यहाँ पर 2 बढ़ा रहे हैं कि 5 से हमारा 6 ना हो के ये 7 लिख रहे हैं हम। ठीक है, जो 7 है वो मेरा क्या हो जाएगा, 0.85 हो जाएगा। ठीक, तो ये आप कुछ बेसिक वैल्यूज याद कर लीजिए। ठीक है, इसको हटा देती हूँ मैं। ओके, चलो अपने वापस से इक्वेशन पर आते हैं और देखते हैं क्या है कहानी। हाँ जी, तो इसको आगे हमने सॉल्व किया फर्दर। ठीक है, तो टी हाफ मेरा देखो क्या आ चुका है, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के। ठीक है, लॉग बेस 10 मैंने आप बता दिया आपको, लॉग बेस 10 2 कितना होता है मेरा 0.3 के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 0.693 बाई के। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है, इसको तो प्लीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि हमें टी हाफ के लिए हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, दिस इज इक्वल टू 0.693 बाई के। अच्छा बताओ जरा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या थी, A नॉट बाई 2 के, है ना। तो वहां पर हम कह रहे थे कि जो आपका हाफ लाइफ होता है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था, टी हाफ इज इक्वल टू A नॉट बाई 2 के था। ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसेंट्रेशन कहीं टर्म ही नहीं आई। ठीक है, तो टी हाफ जो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसेंट्रेशन की रिएक्टेंट पे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इट इज सिंपली 0.693 बाई के। ठीक है, ओके जी, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर कि लॉग बेस 10 2 है और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 2.303 से, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। ठीक, यहाँ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, कि 2.303, ठीक है, लॉग बेस 10 2 है।
ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉग बेस अगर ई होता ये तो ये 2 के बराबर होता, क्योंकि ई को लॉग बेस ई को जब हम लॉग बेस 10 में लिखते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते थे 2.303 से। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, या फिर हम इसको नेचुरल लॉग भी लिख सकते हैं ln 2। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा हो या ये लिखा हो या ये लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके जी, तो हमने टी हाफ निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे टी हाफ के बाद क्या निकालना है, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो लाइफ टाइम भी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के लाइफ टाइम की क्या बात होगी। अच्छा, लाइफ टाइम का मतलब क्या हो गया, जो आपकी रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो रही है 100%। ठीक है, तो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट रिएक्शन 100%। ठीक, 100% जब आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है तो क्या होगा। ठीक, तो टाइम को हम लिख देंगे TLF, LF मतलब लाइफ टाइम। ठीक है, और जो हमारा A है वो किसके बराबर हो जाएगा, बोलो। देखो खुद सोचो आप कि जब मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो A0 थी। ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है कि आपका कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक, जब हम कह रहे हैं कि हमारी रिएक्शन जब कंप्लीट हो गई, ठीक है, मतलब टाइम जो है वो आपका इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक, जब आपका टाइम पूरा कंप्लीट हो गया, आपका 100% रिएक्शन जब कंप्लीट हो रहा है तो आपका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन खत्म हो गया ना पूरा। स्टार्टिंग में A0 था और हम कह रहे हैं जब आपकी 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन जो था वो पूरा खत्म, मतलब हमारा A जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो अब हम यही चीज पुट करेंगे हमारी इस वाली इक्वेशन में। स्टार्ट करते हैं पुट करना। टी मेरा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा मेरा TLF। ठीक, इज इक्वल टू 2.303 बाई के मेरा आज इट इज रहा। इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, यही वाली इक्वेशन में। ठीक है, ये क्या है मेरा लॉग बेस 10, फिर क्या है A0 बाई A0 तो मेरा आज इट इज रहा, लेकिन A क्या है, A है 0। बताओ अगर A0 बाई 0 हो गया इसका मतलब ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। ठीक है, और इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि भाई हमें एक बात समझ में आ चुकी है कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना वो कभी कंप्लीट ही नहीं होती 100%। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स 100%। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो आपकी 100% कंप्लीट होती ही नहीं है। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हमने निकाला था टी लाइफ टाइम, क्या था वो, देखो टी हाफ था हमारा A0 बाई 2 के। ठीक है, और जो हमारा लाइफ टाइम था वो था A0 बाई के। ठीक है, तो यह था हमारा सिंपल सी कहानी। बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका 100% कंप्लीशन होगा ही नहीं रिएक्शन का। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन लाइफ टाइम सॉरी आपका हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ है मेरा 0.693 बाई के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से हमने क्या समझा है कि भाई हाफ लाइफ क्या होता है हमारा 0.693 बाई के होता है, और लाइफ टाइम जो है मेरा वो कंप्लीट होती ही नहीं है रिएक्शन, मतलब 100% कंप्लीशन आपका होगा ही भी। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ये दोनों टर्म्स और सीखी। तो चलो यहाँ से हमने एक और इक्वेशन सीखी है नई, तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ क्या, तो मैंने यहाँ पर एक नई इक्वेशन सीखी है भाई कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ठीक, ये एक और नई इक्वेशन आपने सीख ली। ये तो कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हम समझ गए कि भाई आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स 100%। ठीक है, तो अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है जी, तो बेसिकली हमने जो भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस सीखी हैं वो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन यहाँ पर समझी। ठीक है, अब इन इक्वेशंस का कहाँ पर काम आता है, ये इक्वेशन तो याद रख लें, न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। टी हाफ के लिए आपको कभी भी क्वेश्चन में टी हाफ पूछा हो तो ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, बाकी के जो इक्वेशन है वो नॉर्मली कभी कभार ग्राफ हमें यहाँ पर प्लॉट करने के लिए आना चाहिए। ठीक, तो अब हम सीखेंगे भी कि कौन कौन से ग्राफ्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ग्राफ्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो एक बार मैं फटाफट पहले ग्राफ बना देती हूँ, फिर हम उसको देखते हैं कि भाई इन इक्वेशन के थ्रू हम कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार बना लेने दो। चलिए बच्चों, इनके ग्राफ्स बनाते हैं आप फटाफट। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। सबसे पहला ग्राफ जो है हमारा हमने क्या लिया है, अच्छा देखो ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इसी रिएक्शन के लिए है। ठीक है, ए गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखा है, मतलब 1 ही है। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ए मतलब आपकी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन लेना है और वाई एक्सिस पे रेट लेना है। तो रेट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या कोई इक्वेशन है क्या, ये रही आपके सामने।
मतलब इस इक्वेशन के बेस पे आप ये बना सकते हो। इक्वेशन क्या थी मेरी, r इज इक्वल टू के ए की पावर 1। तो इस इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है भाई, r किसके बराबर है, मेरा रेट क्या है y, ठीक, ये क्या है मेरा m और ये है मेरा x, ठीक है। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, y मेरा एक्सिस पे रेट है, ठीक है, x एक्सिस पे मेरा a है मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, k मेरा स्लोप है, ठीक, और यहाँ पर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब जो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा वो ऐसा बनेगा यहीं से ओरिजिन से, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका स्लोप होगा मतलब कि हम m बोलते हैं या फिर हम tan थीटा कहते हैं, दैट विल बी इक्वल टू k, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ बन गया है, ठीक है। सेकंड ग्राफ आते हैं, लिखा है रेट और टाइम। तो क्या कोई इक्वेशन ऐसी है जो रेट और टाइम को डायरेक्टली इक्वेट कर रही है? देखो डायरेक्ट इक्वेशन नहीं मिल रही है, लेकिन ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये रेट है हमारा और टाइम के लिए एक आपको ये एक्सपोनेंशियल वाला दिख रहा है ना। तो क्या यहाँ पर जो a है वो मैं इसको इससे रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ? देखो रिप्लेस करके क्या मिला, मेरा r था, r इज इक्वल टू k, ठीक है, a की पावर 1 है मतलब सिंपल a है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, a नॉट e की पावर माइनस kt। तो यहाँ डायरेक्टली इसको लिख दो आप, a नॉट e की पावर माइनस kt, ठीक। तो सिंपल मैंने इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन आपको मिल चुकी है। क्या इसके बेस पर हम टाइम और रेट को प्लॉट कर सकते हैं? देखो यहाँ पर टाइम अगर मैं 0 ले लूँ, ठीक है, जो इनिशियल जो आपका टाइम है, अगर t 0 हो जाए तो e की पावर 0 क्या होता है आपका, तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा आपका 1। इसका मतलब r इज इक्वल टू k a नॉट, यही मिल रहा है हमें, ठीक है। तो जब t हमारा 0 है तो मेरा जो रेट है वो क्या है, k a नॉट के बराबर, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल है ना, ये हम एक अलग इक्वेशन कैसी है, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ना, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है आपकी, ठीक है, ये वाली, ठीक। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ ग्राफ बनेगा वो भी आपका एक्सपोनेंशियल बनने वाला है, और e की पावर माइनस kt है तो मतलब कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक, नेगेटिव आपका स्लोप जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपके क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो r इज इक्वल टू के ए नॉट, एक्सपोनेंशियल है तो ये आ जाएगा आपका के ए नॉट, ठीक है। ये बन गया है आपका ये वाला ग्राफ। चलो अब आते हैं हमारा कि log बेस 10a और टाइम का ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो बताओ कहाँ पर मिलेगा। log बेस 10a कहाँ मिल रहा है, ये तो log e है, ये log बेस 10 है, ठीक है। और इसके साथ मुझे टाइम के लिए यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन को देखिए, हम इस इक्वेशन से एक ग्राफ बना सकते हैं। मेरा y एक्सिस पे टाइम है, ये रहा टाइम, ठीक है, और मेरा x एक्सिस पे log बेस 10 ये है, तो दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ये हमारा mx प्लस c, ठीक है। तो c मेरा जो इंटरसेप्ट है वो है log बेस 10 a नॉट, ठीक है, जो इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा, ठीक है। स्लोप क्या है मेरा, माइनस के अपॉन में 2.303 मेरा यहाँ पर स्लोप है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो मतलब नेगेटिव स्लोप बन रहा है, तो मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक। इंटरसेप्ट कितना, इंटरसेप्ट है मेरा log बेस 10, ठीक है, a नॉट, ये मेरा यहाँ पर क्या है इंटरसेप्ट है, ठीक है। स्लोप क्या है, माइनस के अपॉन में 2.303, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, और थीटा जो होगा वो ऑलवेज हमारा पॉजिटिव टर्म्स में ये थीटा होता है, ठीक, यहाँ पर भी ये थीटा होगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर जो मेरा स्लोप है m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस के अपॉन में 2.303, ठीक है। ये हमने इक्वेशन से, इस इक्वेशन से ये वाला ग्राफ भी बना लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेरा टाइम और log बेस e के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला कहानी, ठीक है। तो ये कर लो आप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y मेरा ये है, ठीक है। टाइम मेरा यहाँ पर x एक्सिस पे है, m मेरा माइनस के है, फिर से नेगेटिव स्लोप ही बन रहा है, ठीक है, ये मेरा थीटा है। लेकिन जो आपका नेगेटिव स्लोप है मतलब कि जो m है, ठीक, टेन थीटा जो है वो किसके बराबर है, माइनस के बराबर है, ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या है मेरा, इंटरसेप्ट है मेरा यहाँ पर log बेस 10, सॉरी बेस 10 नहीं है, बेस e है, ठीक है, a नॉट। तो ये मैंने बना लिया ये वाला ग्राफ, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इस वाले को अगर मैं चेक करूं, a और t मतलब टाइम के साथ आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कैसे बढ़ेगा। टाइम कहाँ दिख रहा है हमें, टाइम और a की कंसंट्रेशन, ये रहा एक्सपोनेंशियल वाला आपका, ठीक। टाइम और a की कंसंट्रेशन, टाइम अगर 0 है, ठीक है, तो e की पावर 0 हो जाएगा मतलब कि 1, तो a किसके बराबर है, a नॉट के बराबर। तो इसका मतलब पहले तो ये समझ में आया हमें कि हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म मतलब एक्सपोनेंशियल आपको ग्राफ मिलने वाला है, और माइनस के टी है तो ग्राफ हमारा ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। और a किसके बराबर है यहाँ पर, a नॉट है ना, तो ये a नॉट मेरा इधर आ जाएगा,
ये ग्राफ मिला, क्लियर इतनी बात। चलिए नेक्स्ट है मेरा टी हाफ और ए नॉट की कहानी। तो टी हाफ ऑब्वियसली बात है, यहाँ से देखोगे, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था ए नॉट बाई टू के, बट यहाँ पर ए नॉट से कोई मतलब ही नहीं था। तो मतलब ए नॉट बढ़ाए घटे कुछ हो, हमें टी हाफ से कोई मतलब नहीं है, हमें ये इस तरीके से ग्राफ मिलने वाला है सिंपल, कि ये इस पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इस पे कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो हमारा सिंपल ग्राफ ये है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है भाई प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन। तो अभी तक हमने कोई भी इक्वेशन प्रोडक्ट के टर्म्स में तो नहीं लिखा है, बट कोई बात नहीं, करके देखते हैं, थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। जनरल इक्वेशन मेरी क्या थी, इक्वेशन थी मेरी कि भाई ए से मुझे पी मिलता है, ठीक। अगर हम मान के चलते हैं कि भाई टाइम जीरो है, तो हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है, ए नॉट है, ठीक है। और पी तो मेरा कुछ भी नहीं है, जब हमने शुरू ही की है रिएक्शन, तो मेरा प्रोडक्ट थोड़ी मिल जाएगा, ठीक है। फिर टाइम टी पर, कि कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि जो हमारा कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का था वो थोड़ा कम होगा, ठीक। तो हम लिख रहे हैं कि ए नॉट माइनस एक्स, कि भाई कुछ एक्स अमाउंट से आपका जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो रहा है, तो जितना कम हो रहा है वही हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। ये तो सिंपल सी कहानी है। अब क्या इसके बेसिस पे हम अपनी एक इक्वेशन बना सकते हैं। देखो हमारी कौन सी इक्वेशन थी यहाँ पर, ये जो एक्सपोनेंशियल वाली आपकी इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ठीक। यहाँ पर हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, मेरा ये x क्या है, पहले a बताओ क्या है, a मेरा बन चुका है a नॉट माइनस एक्स, ए की जगह आ चुका है मेरा a नॉट माइनस एक्स, ए नॉट मेरा एज इट इज रहा, ठीक, e की पावर माइनस के टी मेरा रहा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन चाहिए ना, मुझे वही प्लॉट करना था, और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है क्या, x है, इसका मतलब x ही मेरा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है। तो मुझे पता करना है कि यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा। तो सिंपल क्या करो कि भाई x को हम इस साइड ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये ए नॉट, ठीक है, की पावर माइनस के टी, ठीक है। क्या आपका ए नॉट पॉजिटिव में था, उधर गया तो माइनस ए नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, ये माइनस एक्स है, यहाँ पर हम ए नॉट को लिख लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस के टी माइनस वन, ये बन गया, ठीक। माइनस साइन हटाना है मुझे, तो एक्स यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ए नॉट, यहाँ हो जाएगा हमारा वन माइनस ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन यहाँ पर बन गई है, और x किसके बराबर है, x ही तो है मेरा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन। तो हमें यहाँ पर एक न्यू इक्वेशन मिल चुकी है। न्यू इक्वेशन क्या है आपकी, देखो ध्यान से, ये कि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन x के बराबर है, विच इज इक्वल टू ए नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस के टी। चलो इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन हमें चाहिए, x एक्सिस पे हमें टाइम चाहिए, तो टाइम ये रहा मेरा। तो अगर टाइम जीरो है तो e की पावर जीरो, मतलब कि आपका जीरो होगा, वन माइनस जीरो वन ही होता है, तो हमारा ये आ जाएगा ए नॉट के बराबर। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, इसका मतलब जो आपका ग्राफ शुरू होगा वो यहीं से, ओरिजिन से शुरू होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, ठीक, एक्सपोनेंशियल ही है, लेकिन आप इस तरीके से ना मिलकर, ठीक है, नेगेटिव स्लोप ना मिलकर आपको पॉजिटिव इस तरीके से स्लोप मिल रहा है, ठीक। तो ये हमने कुछ अपने जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए हैं। प्लीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन इक्वेशंस के बारे में, अगर आपको इक्वेशन ध्यान है आप इजीली अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप याद भी कर सकते हैं तो वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। मेरा मकसद यही है कि भाई आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ग्राफ का तो गलत मत करके आना, ठीक है। सारे जो भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के मैं आपको कल पिछली क्लास में लिखवा चुकी हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आपके यहाँ पर मेंशन, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज की क्लास में अभी हमने क्या क्या सीखा कि भाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है जो हमें याद करनी है, ठीक है। उसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, हाफ लाइफ क्या है, ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देन इनसे जुड़े हुए आपके जो भी ग्राफ बन सकते हैं वो सारे ग्राफ मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है बच्चों। अब फाइनली अब यहाँ पर हमारा क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आप सीख लो, क्योंकि आपके कभी कभार थ्योरेटिकल मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पर आपके डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई ये रिएक्शन हो रही है, क्या ये आपकी कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो है, वन है, क्या है, ठीक। तो वो आप अगर याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं फटाफट वो लिखवा देती हूँ, ठीक है। फिर आपका कुछ नहीं बचा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचे हैं, और इन्हीं इक्वेशन के बेसिस पे, और मोस्टली ये वाला है ना, ये वाला और एक टी हाफ वाला, इन्हीं इक्वेशन के बेसिस पे, इन दो इक्वेशन के बेसिस पे हम अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो अभी के लिए पहले हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक। चलिए फटाफट अब इसको मैं इरेज करती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए एंड देन हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स नोट डाउन करते हैं। सो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड कि भाई ऐसी कोई रेडियो एक्टिव डिके हो रही है, ठीक, तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है,
ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा कि न्यूक्लियर फिजिक्स में या फिर आपका कोई भी रेडियो एक्टिव डीके अगर लिखा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। ठीक, सेकेंड है ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। ठीक, थर्ड देखें तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, जो केन शुगर है मतलब कि आपका ये सुक्रोज, ठीक, इसको हम अगर एसिडिक मीडियम में इसको ट्रीट करते हैं तो इसका इन्वर्जन होता है। ठीक है, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। मैं आपको ये इक्वेशन भी आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभार वो इसको आपको ना थ्योरेटिकल ऐसे लिख के ना देकर सिर्फ ये इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, या फिर इक्वेशन पूछ लिया जाएगा न्यूमेरिकल्स के टर्म में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक, तो हमारा केन शुगर सुक्रोज है, ठीक है, जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, डेक्स्ट्रो और लीवो शायद आपको पता होगा। ठीक है, आपको डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी नहीं पता है, उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो जो सुक्रोज है वो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो ये आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाकर देता है। ठीक है, फ्रक्टोज आपको ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, इसलिए मैंने लिखा है मोर, तो ये मोर अमाउंट में मिलेगा। और ये हमारा था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ज़्यादा अमाउंट में आपको फ्रक्टोज मिलता है जो कि लीवो रोटेटरी है। ठीक, और जो आपका ये ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो ही मिलता है। तो हम सिंपली ये कह रहे हैं कि भाई डेक्स्ट्रो रोटेटरी से ये ज़्यादा अमाउंट में लीवो में कन्वर्ट हो गया। ठीक, इसलिए इन्वर्जन हो रहा है। ठीक, तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर मैं एस्टर को एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूं तो क्या मिलेगा मुझे, एक एसिड मिलता है और एक अल्कोहल मिलता है। तो ये भी आपका एग्जांपल है क्या, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। नेक्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ N2O5। अगर N2O5 को डिसोसिएट करेंगे तो आपके 4 मॉलिक्यूल्स NO2 और O2 निकलते हैं। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ये इक्वेशन ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभार वो पता है कैसा एग्जाम में क्वेश्चन देंगे आपको, ना ही वो आपको ये बताएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक, न्यूमेरिकल्स में। ठीक, और सिंपल आपको एक इक्वेशन लिख देगा। ठीक, या फिर इक्वेशन ना लिखकर वो ये सिर्फ लिख देगा कि N2O5 का डिसोसिएशन हो रहा है, और फर्दर आपको कुछ डेटा दे दिया, और फाइनली आपको कैलकुलेट करना है हमारा। ठीक है, तो वहां पर जब आपको यही नहीं पता कि भाई डिसोसिएशन ऑफ N2O5 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, तो आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन कैसे अप्लाई करके कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, इसलिए ये आपको मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए कि डिसोसिएशन ऑफ N2O5 ये इक्वेशन है, ये एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ H2O2, 2 मॉलिक्यूल्स H2O2 के डिसोसिएट होते हैं 2 H2O में और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देगा, एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यही चांसेस हैं एग्जाम्स में आने के। ठीक, इसलिए मैंने इतने एग्जाम्पल्स आपको लिखवा दिए। तो प्लीज़ याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इन सारे एग्जाम्पल्स का, किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो सब सीख लिया है। अब सिर्फ इन इक्वेशन से रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं, ये सीखना है। तो जो अगली क्लास है उसमें हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, ताकि आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ठीक है, आप बिल्कुल भी चूको ना। ठीक, बिल्कुल आप इजीली से अपना जो है वो अपना आंसर जो है वो निकाल पाओ। ठीक है, चलिए, तो अगली क्लास में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन हम चलेंगे हमारे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर nth ऑर्डर काइनेटिक्स के बाद। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं जल्द ही हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ। और प्लीज़ आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक भी किया करिए, एंड शेयर तो ज़रूर ही कर दो। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।